हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस टॉपिक का थ्योरी हमने पहले एक वीडियो में पढ़ लिया है, यानी पार्ट नंबर 1 में पढ़ लिया है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं अगर देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर इस वीडियो के बाद तुम्हें वो विजिबल हो जाएगा। और अगर तुमने वो वीडियो देख ली है या फिर अलग से टॉपिक कर रखा है तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर मैं PYQs भी लेकर के आई हूँ, साथ साथ अलग क्वेश्चन भी लेकर आई हूँ, ताकि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पहले से ही प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है अपना सपना जेआरएफ के नाम से। ये फोटो आपको वहाँ दिखाई देगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं या फिर एप्लीकेशन पर हम जो भी पढ़ते हैं वो सारे PDF तुम्हें यहीं पर मिल जाएंगी। एज वेल एज जो बुक होती है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक मेरे पास है तो उसका भी PDF मैं यहीं पर शेयर करती हूँ। नोट्स यहीं पर मिल जाएंगे तुम्हें, और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम इस चैनल में करते हैं। सो आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अभी डाउनलोड क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर हमने PYQs का धमाका नाम से एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम PYQs को डिस्कस करते हैं बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको फ्री क्लासेस पर जाना है, और फ्री क्लासेस में आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपको ये कोर्स विजिबल हो जाएगा। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, और रोज हम यहाँ 9 o'clock पर लाइव क्लास में पढ़ते हैं। तो यदि आप भी मेरे साथ में PYQs को डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स इनरोल कर सकते हैं और मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो PYQs है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो अलग क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस के लिए वो हम डिस्कस करेंगे, और थ्योरी पार्ट मैं पहले ही इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ। चलिए, तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि जून 2022 शिफ्ट 2 के अंदर आया है, वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स द गोनेड्स सिक्रीट अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड इनिबिन बी विच इनिबिट्स। जैसे कि इस हार्मोन के नाम से ही इंडिकेशन है, इनिबिन, यानी कि किसी को इनिबिट करेगा। कौन सिक्रीट कर रहा है इसको? मेल में भी बनता है ये और फीमेल में भी बनता है। और कौन सिक्रीट करते हैं? गोनेड्स। अब ये गोनेड्स क्या होते हैं? गोनेड्स इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। गोनेड्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गन बॉडी के जो कि गैमेट्स बनाते हैं एज वेल एज सेक्स हार्मोन बनाते हैं। तो इनका काम होता है टू फॉर्म द गैमेट्स। अगर वो मेल के अंदर हम बात करें तो स्पर्म बनाएगा और सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, और अगर यहीं पर हम फीमेल की बात करें तो ओवम बनाएगा, और जो सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, उनको बनाएगा। तो मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है टेस्टिस, और फीमेल के केस में होती है ओवरी। तो यहाँ पर ये तो सिक्रीट करते ही हैं सेक्स हार्मोन, जैसे कि एस्ट्रोजन है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है। साथ में एक और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिनका नाम है इनहिबिन। सो ये इनहिबिन इनहिबिट करता है फॉर श्योर, लेकिन किसको इनहिबिट करता है? तो देखो यहाँ पर ये इनहिबिट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ठीक है, FSH। तो होता क्या है कि जो इस तरीके से ये हाइपोथैलेमस है, ये पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो यहाँ से बनता है GnRH, जो आकर के स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज LH एंड FSH। फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर FSH का काम होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है उसको स्टिमुलेट करना, ताकि वो सेकेंडरी टर्शरी बन जाए। और अगर बात करें मेल के अंदर तो FSH का काम होता है सर्टोली सेल पर एक्ट करना, ताकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट करवा सके। स्पर्म की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा और उसको डिफ्रेंशिएट करना, मेच्योर करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ ये इनहिबिन यहाँ पर फॉर्म होता है
ये जाकर के FSH को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि फीमेल के अंदर अगर बात करते हैं तो वहां पर एक टाइम में एक ही एग की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर FSH लगातार सिक्रीट होता रहा तो सारे फॉलिकल जितने भी ओवरी में प्रेजेंट हैं वो सारे सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएंगे और बहुत सारे एग बन जाएंगे। हालांकि हमें इतने सारे एग की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इसलिए इनिबिन आकर के उसको इनिबिट कर देता है ताकि और FSH ना बने। ऐसे ही मेल के अंदर जो सर्टोली सेल होते हैं उनको एक टाइम तक ही स्टिमुलेट किया जाता है कि वो काम करे, उसके बाद उनको भी रुकना होता है, तो अगेन वहां पर इनिबिन फॉर्म होता है जो जाकर के FSH को इनिबिट कर देता है। ठीक है, सो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो इनिबिन बी होता है वो किसको इनिबिट करता है, तो चाहे मेल की बात हो चाहे फीमेल की बात हो वो FSH को इनिबिट करेगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। सो जैसे ही कोई क्वेश्चन मैं डिस्प्ले करती हूँ तो उसका आंसर पहले तुम्हें खुद से ढूंढना है, उसके बाद जाकर के तुम चेक करोगे कि तुम्हारा आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन आईडी है 109 और शायद ये क्वेश्चन 2022 का है, जून 2022 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। आई एम नॉट श्योर शिफ्ट 1 है या 2 है, लेकिन ये PYQs वाला क्वेश्चन है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर द ओवेरियन हॉर्मोन्स। ऐसे हार्मोन जो ओवरी रिलीज करती है उनके बारे में कौन सी बात सही है। करेक्ट स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है वो बताना है। इसके जो ऑप्शन है वो मैंने आगे दिए हुए हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। लिखा है 17 बीटा एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन एंड एस्ट्रियोल आर नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन। बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा भी है थ्योरी पार्ट में कि एस्ट्रोजन कई सारी फॉर्म में मिलता है, जिसमें कि 17 बीटा एस्ट्राडायोल भी एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोन भी एस्ट्रोजन है और एस्ट्रियोल भी एस्ट्रोजन है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड में लिखा है दे आर 18 कार्बन स्टेरॉइड्स विच डू नॉट हैव मिथाइल ग्रुप एट 10th पोजीशन। मानो अगर तुम्हें इनके बारे में पता भी नहीं है कि वो कितने कार्बन का है या फिर उसके पास मिथाइल ग्रुप है या नहीं है, तो फिलहाल उसको हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं। ऐसे ये भी सेम है, इसको थोड़ा पेंडिंग में छोड़ते हैं। डी को देखिए, दे आर प्राइमरली सिंथेसाइज्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा भी था लास्ट टाइम अपनी थ्योरी वाले पार्ट में कि ये कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं। जो फॉलिकल होंगे उनके पास जो जी सेल होते हैं वो बेसिकली एस्ट्रोजन को बनाते हैं। तो ये बात अपनी सही है, यानी ए सही है और डी सही है। ई में लिखा है देयर बायोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड ऑन द एंजाइम एरोमेटेज। ये बात बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा था कि फीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन बनता है, लेकिन क्योंकि फीमेल के अंदर एरोमेटेज भी होता है तो तुरंत ये हार्मोन इस टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन में। सो अगर हमें एस्ट्रोजन बनाना है तो वहां पर इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ लिखा है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। यानी ए सही है, डी सही है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया था कि ये जैसे अगर हम बात करें फॉलिकल की, अगर हम बात करते हैं फॉलिकल की, तो प्राइमरी फॉलिकल में यहाँ प्राइमरी oocyte होता है, बाहर ये जी सेल होते हैं। इनसे बनता है सेकेंडरी फॉलिकल जिसमें यहाँ प्राइमरी oocyte होता है और बाहर ये मल्टी लेयर्ड हो जाता है, कई सारी लेयर बन जाती है जी सेल की, और बाहर बन जाता है थीका लेयर बन जाती है। और पिट्यूटरी से आता है LH एंड FSH। ये LH एक्ट करता है थीका पर और FSH एक्ट करता है ये जो जी सेल हैं उन पर। तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि ये तो है थीका सेल, यानी कि अगर हम बात करें फॉलिकल की तो उसमें जो बाहर ये थीका सेल है और ये जी सेल है, यानी कि ग्रेनुलोसा सेल है। तो सबसे पहले क्या होता है कि LH एक्ट करता है थीका सेल पर, वहां पर कई सारी चीजें बनती हैं। फाइनली बनता है टेस्टोस्टेरोन और यहाँ बनता है एंड्रोस्टिनोइड। ये दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं जी सेल में। यहाँ आने के बाद 17 बीटा HSD इसको कन्वर्ट कर देता है टेस्टोस्टेरोन में, सीधा ये भी आ जाता है। जैसे ये बनता है तो यहाँ पर CYP19A1 जिसको हम एरोमेटेज भी बोलते हैं, ये कन्वर्ट कर देता है इसको एस्ट्राडायोल में, और ये कन्वर्ट होता है विद द सेम एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ सेम एंजाइम कन्वर्ट होता है एस्ट्रोन में। सो एस्ट्रोन है और एस्ट्राडायोल है, ये सारी एस्ट्रोजन की ही फॉर्म होती हैं। फिर यहाँ पर ये एंजाइम आकर के इसको फिर से कन्वर्ट कर देता है एस्ट्राडायोल में। ठीक है, यहाँ पर तुम इनका फुल फॉर्म भी देख सकते हो, जितने भी हार्मोन हमने यहाँ लिखे हैं या पढ़े हैं।
ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके आंसर पर हम मूव करते हैं। तो हमने देखा कि ए सही है, हमने देखा कि डी सही है, यानी और ई गलत है। हम इनके लिए बिल्कुल श्योर हैं, लेकिन इन दो में हमें कंफ्यूजन है। तो देखो अपने आंसर पे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। हमारे आंसर में ए होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें ए नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ए नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा। हमारे आंसर में डी भी होना चाहिए, लेकिन डी फर्स्ट में नहीं दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। सो यहाँ अगर हमें इन दोनों में कंफ्यूजन है तो भी हम अपने आंसर पर आ गए हैं। सो इसमें दिया है ए सही है, डी सही है और बी सही है, यानी कि जो एस्ट्रोजन होता है वो 18 कार्बन से बना हुआ स्टेरॉइड है, ठीक है, और उसके पास 10th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप नहीं होता है। तो आपने जो नोट्स बनाए होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। वहां मैंने ये बात नहीं बताई थी, लेकिन अब तुम उसको ऐड कर सकते हो कि जो एस्ट्रोजन होता है वो 18 कार्बन का बना हुआ स्टेरॉइड है और उसके पास 10th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप नहीं होता है। सो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है जो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल इन अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल। एक नॉर्मल ह्यूमन फीमेल के अंदर एक नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ यहाँ पर दिया है। पूछा है कौन सा ग्राफ सही है। कुछ ऑप्शन तो हम यहाँ पर तुरंत देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं, तुरंत। कौन सा? एक ये वाला और एक ये वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे कौन सा होता है, जब पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है, यानी ब्लीडिंग का फर्स्ट डे इज द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल। सो हमारी साइकिल कभी भी ओव्यूलेशन से स्टार्ट नहीं होती है, ना ही यहाँ पर होती है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। इन दोनों में दिया है कि स्टार्ट हो रही है मेंस्ट्रुएशन से, तो ये बात सही है। अब दोनों में हमें हार्मोन की जो पीक है उसको देखना है। जो डैश लाइन में है तो वो बता रही है प्रोजेस्टेरोन को, और जो स्ट्रॉन्ग लाइन में है वो बता रही है एस्ट्रोजन को। मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि ग्राफ के अंदर, अगर हम ग्राफ की बात करें तो एस्ट्रोजन की हमें 2 पीक मिलती है। एक मिलती है ओव्यूलेशन से पहले और एक मिलती है ओव्यूलेशन के बाद। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसकी पीक हमें केवल ओव्यूलेशन के बाद ही मिलती है, क्योंकि एस्ट्रोजन को ये बनाते हैं फॉलिकल्स, तो यहां पर हमें पीक मिल जाएगी, फिर डाउन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, तो एक पीक हमें फिर यहाँ बाद में भी मिलेगी। लेकिन प्रोजेस्टेरोन केवल कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, तो इसका पीक हमें यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसका पीक हमें केवल यहाँ मिलता है जहां पर कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट है, ठीक है। देखते हैं, एस्ट्रोजन का ये वाला लाइन है तो 2 पीक दिखाई दे रही हैं। एक ये वाली पीक है बिफोर ओव्यूलेशन और एक आफ्टर ओव्यूलेशन। प्रोजेस्टेरोन की हमें एक ही पीक दिखाई दे रही है आफ्टर ओव्यूलेशन, तो ये ग्राफ अपना बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें क्या गलती कर दी है कि प्रोजेस्टेरोन की 2 पीक दिखा दी है, पहले भी और बाद में भी, और एस्ट्रोजन की केवल एक ही दिखाई है बाद में, तो ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए अपना सही आंसर है, इसको 1 2 3, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन आ गए हैं PYQs, बस 3 ही मिले मुझे। अगर और भी क्वेश्चन है और तुम्हें अगर नहीं आता है उनका आंसर तो तुम टेलीग्राम पे मेरे पास शेयर कर सकते हो। मुझे ये 3 ही दिखाई दिए हैं। ये है MCQ क्वेश्चन जो हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, बेहद ही आसान है। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने तुम्हें थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, oogenesis के बारे में। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि कौन से स्टेज में oogenesis स्टार्ट हो जाती है इन फीमेल। तो वो हो जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही। एक फीमेल जो होती है जब वो अपनी मदर के यूट्रस में होती है तो उसकी ओवरी में वहां पर oogenesis स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पर। जबकि अगर मेल की बात करें तो वहां पर स्पर्म की जो फॉर्मेशन है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है और टिल डेथ रहती है। लेकिन फीमेल में स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से ही, और फिर कब तक रहेगी, जब तक मेनोपॉज नहीं आ जाता है। टिल डेथ तक नहीं होता है, मेनोपॉज तक होता है। वो किसी के लिए 45 हो सकता है, किसी के लिए 50 हो सकता है, किसी के लिए 55 हो सकता है, वेरी करता है, ठीक है। अपना आंसर यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। जो सेकेंडरी oocyte बनता है, पहले क्या बनता है, oogoneum, oogoneum से बनता है प्राइमरी oocyte, उससे बनता है सेकेंडरी oocyte, उससे बनता है एग। सो सेकेंडरी oocyte में जो मियोटिक डिवीजन है वो कब कंप्लीट होती है? अच्छा, यहाँ पर ये बात भी है कि फीमेल में चीजें रुक रुक कर चलती हैं। पहले बन जाएगा प्राइमरी oocyte, फिर जब प्यूबर्टी हिट करेगी तो वो कन्वर्ट होगा सेकेंडरी oocyte में, और अगर स्पर्म आ जाएगा तब जा करके सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट होता है एग में, अदरवाइज वो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पूछा है कि सेकेंडरी oocyte में जो मियोटिक डिवीजन है वो कब कंप्लीट होती है? वो कब होती है? जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करता है, उस दौरान सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करके एग बनाता है। सो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द oogenesis। फर्स्ट में लिखा है द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसस सेल्स and a thicker and show fluid filled cavity antrum. Now it is called secondary follicle। जब प्राइमरी फॉलिकल के पास बहुत सारी लेयर आ जाती है जी सेल की, थीका आ जाता है और बीच में कैविटी बन जाती है एंट्रम, तब उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। गलत बात है क्योंकि हमने पढ़ा था, ये डायग्राम देखो, प्राइमरी फॉलिकल में बस प्राइमरी oocyte होता है, बाहर जी सेल होते हैं। जब वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो उसके पास ये जो जी सेल हैं ये मल्टी लेयर्ड हो जाते हैं और बाहर थीका आ जाता है, और जब उसके अंदर टर्शरी फॉलिकल बनता है तो वहां पर एंट्रम बनता है और थीका भी 2 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, तब उसको बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। यानी कि एंट्रम कहाँ बनता है? टर्शरी फॉलिकल में बनता है, और जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें भी रहता है, लेकिन सेकेंडरी में नहीं है, प्राइमरी में नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है कि सेकेंडरी फॉलिकल में एंट्रम होगा तो बात गलत हो जाएगी, तो यानी ये स्टेटमेंट अपना गलत है। सेकेंड में लिखा है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होता है तो एग रिलीज नहीं होता है, वहां रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। अगर स्पर्म आया तो वो एग में कन्वर्ट होगा, स्पर्म अगर नहीं आया तो वहीं पर डिजेनरेट हो जाता है। तो ये बात अपनी सही है। सो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, यानी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आंसर हो जाएगा अपना सेकंड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल? इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था कि जो नॉन प्राइमेट होते हैं उनमें भी एंडोमेट्रियम बनता है, ब्रेक भी होता है। अगर फ्यूजन नहीं हुआ है, स्पर्म नहीं आया है, तो वहाँ एंडोमेट्रियम बनेगा भी, ब्रेक भी होगा, लेकिन वो बॉडी के थ्रू रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको वेजाइना से बाहर नहीं निकाला जाता, और उसे हम बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। तो ये बात सही है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड मेनोपॉज। यहाँ तक तो बात सही है कि प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन उसको हम मेनोपॉज नहीं मेनार्क बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, ये बात सही है कि अगर वन ऑफ द कंडीशन हो सकती है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है तो प्रेगनेंसी ही है, बट इट विल बी द रीजन। ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी हम मान सकते हैं यदि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है। सो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। डी में लिखा है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। बात सही है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब से कब तक चलती है? मेनार्क से स्टार्ट होती है, मेनोपॉज पर खत्म हो जाती है। सो अपना ये स्टेटमेंट भी सही है। ए सही है, सी सही है, डी सही है, ए सी डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following hormone levels will cause release of ovum from the Graafian follicle? ग्राफियन फॉलिकल में जो ओवम है, बेसिकली ये ओवम नहीं है, ये सेकेंडरी oocyte होता है। हालांकि फिर भी हम ओवम बोल देते हैं, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। सेकेंडरी oocyte है, ओवम नहीं है। सो क्वेश्चन लिखा है कि कौन से हार्मोन का लेवल इंक्रीज होने पर ओव्यूलेशन होता है?
तो हमने पढ़ा है कि LH सर्ज आता है तब जाकर के ओव्यूलेशन होता है, लेकिन ऐसा यहाँ डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है हमें, या दिया है? नहीं दिया है। तो आंसर देखना है क्या हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि फॉलिकल का साइज इंक्रीज हो जाता है 13th डे पर। यदि हम 28 डेज की साइकिल को कंसिडर करते हैं तो 13th डे पर, 12 या 13th डे पर जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो कंप्लीट फॉर्म हो जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज करता है एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन पूरा पीक पे होता है उस दौरान। सो जैसे ही एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, उसका लेवल इंक्रीज होता है, तो ये जाकर के GnRH को स्टिमुलेट करता है। जैसे ये बनता है ये जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, वो रिलीज करती है LH और उससे आता है LH सर्ज, यानी LH बिल्कुल पीक पर हो जाता है। फिर ये LH आकर के ओव्यूलेशन करवाता है। यानी इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन अगर पीक पर है तो ही ओव्यूलेशन होगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब LH अपने पीक पर है तब ओव्यूलेशन होगी। दोनों ही तरीके से हम बोल सकते हैं। वैसे तो एस्ट्रोजन क्या करता है, इसको इनहिबिट ही करता है, लेकिन जब ये बिल्कुल पीक पर होता है उस दौरान ये GnRH को जाकर के पॉजिटिव फीडबैक देता है कि देखो अब तुम बन जाओ, हमेशा हमारी लड़ाई बजी है, मैंने तुम्हें रोका है, तुमने मुझे रोका है, जो भी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, LH बनना पड़ेगा, तभी जाकर के ओव्यूलेशन होगा। तो जब ओव्यूलेटरी फेज आती है उस दौरान एस्ट्रोजन GnRH को पॉजिटिवली फीडबैक देना स्टार्ट कर देता है ताकि LH रिलीज हो सके, और LH अगर रिलीज होगा तो वहां पर LH सर जाएगा और ओव्यूलेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर FSH भी बनता है बिल्कुल दबा के, जितना LH बना है उतना ही FSH भी बनता है, लेकिन FSH की पीक हमें कम मिलती है। मैंने तुम्हें वहां पर भी बताया था कि LH की पीक कुछ ऐसी होती है और FSH की ऐसी होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिलीज तो उनको सेम ही कर रहे हैं, मतलब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ही रिलीज कर रही है दोनों को, लेकिन FSH कम रह जाता है, LH हाई पर चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फॉलिकुलर का साइज है इसमें जो GC सेल होते हैं, G सेल, ये रिलीज करते हैं इनहिबिन। फर्स्ट क्वेश्चन था अपना इसी पर, इनहिबिन। ये इनहिबिन लगातार FSH को रोकता रहता है। LH को रोकने वाला कोई नहीं है, तो LH यहाँ पर खूब बनता है, बनता भी खूब है और रहता भी खूब है। लेकिन FSH बनता तो खूब है लेकिन रह नहीं पाता बहुत सारा, क्योंकि इनहिबिन आकर के उसको इनहिबिट कर देता है। ठीक है। सो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FSH, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ LH, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है। सो अपना आंसर हो जाएगा D। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है। सो देखिए, जो कॉलम 1 है उसको मैच करना है कॉलम 2 के साथ में। प्रोलिफरेटिंग फेज जो होती है इनमें से कौन सी है, सेक्रेटरी फेज कौन सी है, और मेंस्ट्रुएशन वाली फेज कौन सी है। तो मैंने तुम्हें इसको बिल्कुल डिटेल में समझाया था कि जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है उसमें एंडोमेट्रियम ब्रेक होकर के वेजाइना से बाहर आती है, उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ऐसे ही ओवरी के अंदर चल रहा होता है फॉलिकुलर फेज, और यहीं पर सेम यूट्रस के अंदर चल रहा होता है प्रोलिफरेटिंग फेज। ओवरी में चल रहा होता है ल्यूटियल फेज, और यहीं पर सेम यूट्रस में चल रहा होता है सेक्रेटरी फेज। ठीक है। डिटेल में हमने पढ़ा है इसके बारे में। सो प्रोलिफरेटिंग को मैच करेंगे फॉलिकुलर से, यानी ए का हो जाएगा सेकंड, सेक्रेटरी फेज ल्यूटियल फेज यानी बी का हो जाएगा थर्ड, और मेंस्ट्रुअल क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग यानी सी का हो जाएगा 1। अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, चेंज इन GnRH पल्सेस फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। जो GnRH होता है वो बनेगा या कम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे ब्लड में जो एस्ट्रोजन है प्रोजेस्टेरोन है उनके लेवल पर डिपेंड करेगा।
एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है या कम है, या फिर जो प्रोजेस्टेरोन है इसका लेवल कम या ज़्यादा है, उसी के बिहाफ पर GnRH बनता है और कम होता है। ठीक है, सो इसकी जो पल्सेस फ्रीक्वेंसी है फीमेल के अंदर वो कंट्रोल होती हैं बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑन इनहिबिन। इनहिबिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये तो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा है। देखो, इज प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH। यहाँ तक बात सही है, लेकिन वो LH को नहीं FSH को इनहिबिट करता है, सो गलत हो जाएगा। इज प्रोड्यूस बाय नर्स सेल्स इन द टेस्टिस एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH। एग्जैक्टली, नर्स सेल से ही बनता है, यानी सर्टोली सेल से ही बनता है, बट LH को इनहिबिट नहीं करता है। इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH FSH प्रोलैक्टिन नहीं। is produced by the granulosa cells in ovary and inhibit the secretion of FSH। बिल्कुल सही बात है। फीमेल के अंदर इनको बनाते हैं G सेल, इनहिबिट करता है FSH को। मेल में बनाता है इनको सर्टोली सेल या फिर नर्स सेल और इनहिबिट करते हैं FSH को। तो आंसर अपना यहाँ D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द ओव्यूलेशन इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन में जो ओव्यूलेशन होता है तो उसके दौरान इनमें से कौन सी बात नहीं होती है? सो LH सर्ज होता है, बिल्कुल होता है, तभी तो ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन में क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte, तो ये बात भी होगी। फुल्ली डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, एग्जैक्टली, ओव्यूलेशन होने से पहले ये जरूरी है कि ग्राफियन फॉलिकल फुल्ली डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये बात भी सही है। डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल नहीं, अभी हम पढ़ के आए हैं कि एस्ट्रोजन अगर पीक पर होगा तभी वहां ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि उसके पीक से होने पर, उसके पीक पर होने से LH बनता है, LH से फिर ओव्यूलेशन होता है। लेकिन अगर एस्ट्राडायोल यानी कि एस्ट्रोजन अगर डिक्रीज में होगा तो वहां ओव्यूलेशन नहीं होगा। सो ये ऐसा इवेंट है जो ओव्यूलेशन के दौरान बिल्कुल भी नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए और ना ही होता है। ठीक है, सो अपना आंसर ये हो जाएगा C वाला। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, which of the following layer in the antral follicle is acellular। देखो, एंट्रल फॉलिकल का मतलब क्या है? ऐसा फॉलिकल जिसमें एंट्रम बन गया है। इसमें कौन कौन आएगा? प्राइमरी नहीं आएगा, सेकेंडरी नहीं आएगा, टर्शरी आएगा और ग्राफियन आएगा। सो टर्शरी और ग्राफियन को हम एंट्रल फॉलिकल भी बोलते हैं। तो क्या लिखा है कि एंट्रल फॉलिकल में कौन सी लेयर एसेलुलर या फिर नॉन सेलुलर है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था, देखो ये पूरा हमने पढ़ा है। तो यहां बन गया है पूरा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जब ये टर्शरी फॉर्म में होता है और कन्वर्ट होता है ग्राफियन में, तो बस एक चेंज आता है, ये सेकेंडरी oocyte जो बन गया है ये अपने बाहर एक और लेयर बना लेता है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और ये कैसी लेयर है, किसने बनाई है? सेकेंडरी oocyte ने बनाई है अपने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। और ये कैसी होती है? नॉन सेलुलर, यानी कि ये सेल की नहीं बनी है, ये बनी है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। ठीक है, सो जो एंट्रम फॉलिकल है उसमें जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके बाहर एक लेयर बन जाती है जो कि ये खुद बनाता है, उसको हम जोना पेलुसिडा बोलते हैं और ये नॉन सेलुलर होती है। इसके बाहर एक लेयर और होती है जिसको हम जैसे ये मतलब बाहर आ जाएगा उसको हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। लेकिन यहाँ तक जब तक वो अंदर ही है, फॉलिकल में है, तब तक इन सेल को हम बोलते हैं G सेल। लेकिन जैसे ये रिलीज हो जाता है उसके बाद हम इन G सेल को बोलना स्टार्ट कर देते हैं कोरोना रेडिएटा लेयर और उसके अंदर जोना पेलुसिडा। सो जो कोरोना रेडिएटा है वो तो सेलुलर है, सेल से बनी है G सेल से, लेकिन जो जोना पेलुसिडा है वो नॉन सेलुलर होती है। ओके, सो अपना आंसर हो जाएगा जोना पेलुसिडा, B विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल के अंदर कब होता है ओव्यूलेशन? सो कुछ लगा है नहीं? सो ओव्यूलेशन कब होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोलिफरेटिंग फेज, बिल्कुल भी नहीं। जब ये फेज स्टार्ट होती है उस दौरान तो यूट्रस में एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट होती है
और ओवरी में फॉलिकल बनना स्टार्ट होता है, उस टाइम ओव्यूलेशन हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। एट द मिड ऑफ सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज कब आता है? जब ओव्यूलेशन हो जाता है, तो ये भी गलत है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सिक्रेटरी साइकिल, जैसे सिक्रेटरी साइकिल का एंड होता है तब तो नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज चलता है, तो ये भी गलत है। एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिंग फेज, बिल्कुल सही, पहले आती है प्रोलिफरेटिंग फेज जिसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, इसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज, फिर आता है सिक्रेटरी फेज जिसको हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, और फिर आता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेटरी फेज में होता है ओव्यूलेशन, और ये कब होगा? प्रोलिफरेटिंग फेज के एंड पर, तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस, कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम क्या है? क्या बनाना? प्रोजेस्टेरोन। ये बना ही किस लिए है कॉर्पस ल्यूटियम? ताकि ये बने, प्रोजेस्टेरोन को बनाए और ये जाकर के एंडोमेट्रियम को मेंटेन करे, क्योंकि एंडोमेट्रियम बनाई किसने? एस्ट्रोजन ने। अब उसको मेंटेन करना है और सिक्रीटरी करना है, ये काम होता है प्रोजेस्टेरोन का, तो आंसर अपना बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विड्रॉवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब कौन सा हार्मोन अगर हम निकाल लें, मतलब ब्लड में से गायब कर दें, कुछ भी ना हो वहां, तो तुरंत से क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज हो जाएगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक होकर के वेजाइना से बाहर आ जाएंगे। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन, एग्जैक्टली, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही आकर के उसको मेंटेन करता है, थाम के रखता है, भाई अभी मत टूटो, अभी मत ब्रेक होना है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको ही खत्म कर दिया तो वहां पर इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, सो अपना आंसर ए है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होने के बाद ओवरी के अंदर कौन एक्ट करने लगता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जो हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। सो ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल है जहां से ओव्यूलेशन हुआ है, सो जो रिमेन पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह और बनाता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी बनाता है, लेकिन मेन क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। सो ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो एक्ट करने लगता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड और कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। सो आंसर अपना डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ कोर्स प्रोजेस्टेरोन नहीं रहता है तब जाकर ही मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है, आंसर अपना ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड, सिक्रेटरी फेज को हम क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, तो अपना ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ल्यूटियल फेज होता है जो कि 13 डेज तक होता है, ल्यूटियल फेज है जो कि लास्ट फॉर अबाउट 6 डेज, तो 13 डेज तक तो रहता है ना। आफ्टर ओव्यूलेशन 13th डे तक ल्यूटियल फेज ही रहता है या फिर सिक्रेटरी फेज रहता है, उसके बाद फिर नया मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। 6 दिन के लिए नहीं होता है, 6 दिन के लिए कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल फेज, तो अपना आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अबाउट विच डे in normal human menstrual cycle does rapid secretion of LH popularly known as LH surge normally occur। देखो यहाँ लिखा है नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको कितना मानते हैं? 28 डेज की जो साइकिल होती है उसको नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल इन द सेंस कि एक आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं, बाकी नॉर्मल कितना भी हो सकता है, 21 से लेकर के 35 तक नॉर्मल ही है, बट 28 डेज मान के चलते हैं। तो तुमसे पूछा है कि एलएच सर्ज कौन से डे पर होगा, तो हमें पता है 14th डे पर होता है ओव्यूलेशन, उस दौरान ही एलएच सर्ज होता है, ठीक है। सो अपना आंसर हो जाएगा बी, 14th डे पर एलएच सर्ज होता है जिसकी वजह से फिर ओव्यूलेशन होता है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, Which one of the following is the correct matching of the events occur during menstrual cycle?
अच्छा, ओव्यूलेशन में क्या होता है, LH FSH अटेन पीक लेवल एंड शार्प फॉल इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। सो ये बात तो सही है कि ओव्यूलेशन के दौरान LH और FSH अपनी पीक पर होते हैं, लेकिन उस दौरान प्रोजेस्टेरोन में फॉल नहीं होता है जब तक तो प्रोजेस्टेरोन बना भी नहीं है। अच्छा, डायग्राम मैंने नहीं लगाया है, ठीक है, डायग्राम मैं एक बार दिखा देती हूँ। 37 दिस वन। सो देखो, ओव्यूलेशन में FSH LH अपनी पीक पर होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन में फॉल ऑफ नहीं होता, क्योंकि इसका फॉल ऑफ यहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है। सो अपना ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बी में लिखा है मेंस्ट्रुएशन में ब्रेकडाउन होता है मायोमेट्रियम का, बिल्कुल भी नहीं, हमने पढ़ा है एंडोमेट्रियम का होता है। ओवम वहां पर फर्टिलाइज नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ब्रेकडाउन एंडोमेट्रियम का होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में लिखा है सेक्रेटरी फेज में डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो ये बात सही है कि सेक्रेटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है और वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन को, तो ये बात अभी तक सही लग रही है। डी में लिखा है प्रोलिफरेटिंग फेज के अंदर रैपिड रीजनरेशन होता है मायोमेट्रियम का, नहीं, एंडोमेट्रियम का होता है। मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम बिल्कुल अनचेंज रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर अपना सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19। The figure given below depicts the diagrammatic sectional view of the female reproductive system of humans. Which one of the three parts बताने हैं तुम्हें करेक्ट करके, ठीक है। सो देखिए, 1 क्या है, एंडोमेट्रियम, 2 क्या है, पेरीमेट्रियम, लेकिन यहाँ 1 में क्या लिखा है, पेरीमेट्रियम, हालांकि 1 क्या है, एंडोमेट्रियम, तो गलत हो जाएगा। यहाँ 2 में लिखा है एंडोमेट्रियम, लेकिन 2 क्या है, पेरीमेट्रियम, गलत हो जाएगा। 3 क्या है, इन्फंडिबुलम, बिल्कुल सही। 4th क्या है, फिम्ब्रिया, बिल्कुल सही। 5th क्या है, सर्विक्स, ये बात सही है। इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया है कि 4th है ओविडुकल फनल, ओविडुसल फनल, ठीक है। 5th क्या है, यूट्रस, और 6th क्या है, सर्विक्स, तो ये गलत हो गया है। 6th क्या है, सर्विक्स नहीं है, ये वेजाइना है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें देखिए ये एंडोमेट्रियम है, ये पेरीमेट्रियम है, ये इन्फंडिबुलम है, ये फिम्ब्रिया है, ये सर्विक्स है और ये वेजाइना है, ठीक है। अपना आंसर यहाँ पर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मेमेलियन ओवम अकर मियोसिस 2 कब होती है? मियोसिस 2 होती है जब सेकेंडरी oocyte से स्पर्म आकर के टच करता है, उस दौरान ये सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करके एग बनाता है, ठीक है। शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर द ओवम मेक्स एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब, नहीं, तब सेकेंड डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। अनटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय अ स्पर्म, एग्जैक्टली, जब तक ओवम जो है, हालांकि फिर यहाँ गलत दे रखा है, ओवम नहीं सेकेंडरी oocyte, सो जब तक सेकेंडरी oocyte को स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर देगा तब तक सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन यानी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी, सो ये बात सही है। Until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum, नहीं, जैसे ये टच करेगा तब ये ओवम में कन्वर्ट होगा, तब जाकर के न्यूक्लियस फ्यूज करता है, तो ये गलत हो जाएगा। इन द ग्रेफियन फॉलिकल फॉलोइंग द फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन, नहीं, तुरंत लगातार नहीं होता है, मियोसिस 1 हो जाता है, उसके बाद अगर स्पर्म आया तो मियोसिस 2 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अपना आंसर यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोज टू द ओवरी, अभी हम पढ़ के आए हैं इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम वो पार्ट है जो ओवरी के बिल्कुल क्लोज में होता है, उसके बाद आता है एम्पुला, उसके बाद आता है स्थमस, ठीक है। सो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन? द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्क, बिल्कुल सही बात है कि जब ये स्टार्ट होता है तो उसको मेनार्क बोलते हैं, तो ये बात सही है। एट मेनोपॉज इन द फीमेल्स
देयर इज स्पेशली अब्रप्ट इंक्रीज इन द गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ये बात सही है कि जब मेनोपॉज आता है उस दौरान जो GnRH बनता है उसका लेवल कम ज़्यादा रहता है। तो एक तरीके से पूरा प्रॉपर साइकिल नहीं चलता है और फिर कुछ समय के बाद वो बिल्कुल बंद ही हो जाता है। तो ये बात भी सही है। द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन ईजिली क्लोट। जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जिसमें जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड आता है, वो क्लोट कर जाता है। ऐसा तो हमने नहीं देखा। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस्ट। एग्जैक्टली ये मैंने तुम्हें डेटा लिखवाया था कि 40 ml ब्लड लॉस्ट होता है नॉर्मली। ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज देखें तो 40 ml ब्लड लॉस होता है। तो ये बात सही है। पूछा है गलत तो अपना आंसर ये हो जाएगा। सो देखो, ब्लड क्लोटिंग डज नॉट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फिब्रिनोलाइसिन। क्योंकि जो ब्लड आता है, ब्लीडिंग में जो ब्लड आता है उसमें फिब्रिनोलाइसिन प्रेजेंट होता है। ये फिब्रिनोलाइसिन जो फिब्रिनोजन होते हैं उनको बनने नहीं देता है और ये ही क्लोट करवाते हैं। अब ये नहीं बना है तो क्लोटिंग भी नहीं होगी। सो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है वो क्लोट नहीं कर सकता। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने क्वेश्चन आज सोल्व कर लिए हैं। जितने भी मैं देख सकती थी क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं तो इतने ही मिले हैं मुझे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना। ये PDF मैं वहीं पर शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।